हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग दक्षिण भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और दक्षिण भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में बनते हैं और इसका जो है पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है और आज यह पार्ट 2 है। तो इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो एग्ज़ाम्स में बेहतर स्कोर के लिए आप लोग के लिए बेहतर ये रहेगा कि आप लोग वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो पहले ज़रूर देख लें। तो आइए हम लोग जो है प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, एलोरा का 34 गुफाओं का जो मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि एलोरा की जो 34 गुफाओं वाला मंदिर है वो किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 ऑप्शंस में आपका सी नंबर, यानी कि 700 से 800 ईस्वी के बीच जो है एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, यानी कि ये जो 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है वो किस गुफा में है, यह पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एलिफेंटा, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एलिफेंटा की गुफाओं में जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति रखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था, यानी जब ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत पर उस समय हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, वहीं दक्षिण भारत में का भी यह भ्रमण करता है, यानी कांची आता है। तो उस समय जो है वहाँ का शासक कौन था ये पूछा जा रहा। तो 4 ऑप्शंस में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरसिंहवर्मन प्रथम, जिसे मामल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम, जिसे मामल के नाम से भी जाना जाता है, यह था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, यानी चोल शासन की विशेषता पूछी जा रही है। तो चोल शासन की जो प्रमुख विशेषता है वह जो है ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी, यानी चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता जो है ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। दोस्तों, आज जो हम भारतीय ग्रामों में जो ग्राम प्रशासन की व्यवस्था देख रहे हैं वह इसकी नींव जो है इस चोल काल में ही पड़ती है। तो ये इसकी विशेषता रहती है। इससे संबंधित प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी चोल साम्राज्य का विस्तार किन किन क्षेत्रों में था, यह पूछा जा रहा था। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग। दोस्तों, भारत का ये जो दक्षिणी भाग है इसे मालाबार तट कहा जाता है, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो चोलों का साम्राज्य यहाँ था। तो कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग जो है आपका चोलों के क्षेत्र में यहाँ तक फैला हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई, यानी चोल शासकों के समय जो प्रतिमाएं बनाई गई थी उसमें सबसे ज़्यादा विख्यात कौन सी प्रतिमा थी, तो यह नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी, जो कि चोल शासकों के समय हुई सबसे प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा विख्यात थी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
चोल युग प्रसिद्ध था, यानी निम्न के लिए, यानी किस चीज़ के लिए चोल युग प्रसिद्ध था ये पूछा जा रहा है। तो इसका 4 ऑप्शंस में बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वही ग्राम सभाएं यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए जो है चोल काल प्रसिद्ध था। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्रामीण सभाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कृष्ण तृतीय, यानी कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट का शासक था जिसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ की यानी एवं देवालय की स्थापना की थी। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? यानी वेनिस यात्री जब मार्को पोलो भारत आया और वो पांड्य राज्य का जब भ्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था ये पूछा जा रहा। तो इसका हो जाएगा मारवर्मन कुलशेखर, यानी आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि उस समय मारवर्मन कुलशेखर जो है आपका पांड्य राज्य का शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जो है कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट किया गया है, तो यह हमेशा यानी एग्ज़ाम्स का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण प्रथम, यानी एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने मान्यखेत, जिसे मालखेत को भी नाम से जाना जाता है, को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? यानी कि मान्यखेत को किस शासक ने राजधानी बनाई थी सर्वप्रथम ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमोघवर्ष, यानी कि अमोघवर्ष के द्वारा जो है माल्यखेत को सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना जो है हम लोग देखते हैं कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई। तो इसकी रचना जो है आपका अमोघवर्ष के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये अमोघवर्ष जो है यह एक महानतम शासक ही नहीं था, बल्कि यह कला प्रेमी भी था और इसने ये विशेषकर साहित्य का प्रेमी था और ये इसके द्वारा जो है पुस्तक की रचना, कई काव्यों की रचना की गई। इस वजह से जो इसे कवि राजमार्ग कहा जाता था। तो ये अमोघवर्ष रचना यानी कवि राजमार्ग की रचना अमोघवर्ष के द्वारा की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कौन कहलाता था? तो इस 4 ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रकूट काल जो है वह यानी कि शासन के विकेंद्रीकरण के लिए विख्यात थी, यानी कि शासन प्रशासन को कई भागों में, कई प्रांतों में बांट करके चलाया जाता था और इस प्रांत का जो हेड होता था वह यानी राष्ट्रपति कहलाता था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजवंश का काल जो है कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्रकूट काल जो है आपका कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। इस काल में यानी राष्ट्रकूटों के शासनकाल में जो है कई साहित्यों की रचना की गई थी और कई जो विद्वानों का संरक्षण इस राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा दिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे। यानी राष्ट्रकूट के काल में जो कन्नड़ साहित्य का निर्माण किया गया था, तो उसमें जो है पूछ रहा है कि कौन जो है इसके त्रिरत्न में शामिल नहीं थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सायन, यानी ऑप्शन डी, और इसका सही जवाब हो जाएगा मीन्स ये जो सायन थे ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, यानी कहाँ मिलते हैं राष्ट्रकूट स्थापत्य कला के नमूने? तो ये दोस्तों एलोरा में भी मिलते हैं, एलिफेंटा में भी मिलते हैं। यानी राष्ट्रकूट काल में ही जो एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण जो है महाराष्ट्र ज़िले में किया गया था, और इसलिए इसका सही जवाब जो है आपका बी हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी इसका, यानी एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं स्थापत्य कला के नमूने, राष्ट्रकालीन स्थापत्य का नमूने यहाँ एलोरा और एलिफेंटा में मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। यानी कि ये रावण की खाई और दशावतार और कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? तो यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एलोरा में, यानी एलोरा की गुफाओं में जो है रावण की खाई, दशावतार और कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन है? यानी कि बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में जो गुफाएं स्थापित की गई है वह कौन सी है, यह पूछा जा रहा। तो ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं, यानी एलिफेंटा की गुफाएं जो मुंबई से 6 मील दूर धारापुरी, जिसे धारानगरी भी कहा जाता है, वहाँ स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो होयसल स्मारक जो है आपका हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि होयसल स्मारक जो है हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो चोलों द्वारा जो है वेंगी के चालुक्यों के साथ जो है वैवाहिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे। दोस्तों ये जो चोल है और ये चालुक्य के बीच घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध थे, और ये जो चालुक्य है, चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, एक वेंगी के चालुक्य, एक वातापी और एक कल्याणी, यानी कि चालुक्यों की 3 शाखाएं थी जो अलग अलग भारत के दक्षिण क्षेत्र में शासन कर रही थी। तो ये वेंगी के चालुक्यों के साथ जो है चोलों का घनिष्ठ संबंध था। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है। यानी चोल काल में जो निर्मित की गई नटराज की कांस्य प्रतिमा वह देवाकृत प्रायः है। किस प्रकार की? तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज है। यानी इसका जो आकार है इसका यह चतुर्भुज प्रकार की है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है, यानी चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो 4 ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विजयालय के नेतृत्व में जो है 800 से 900 ईस्वी के मध्य जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। दोस्तों एक चोल हमने पढ़ा था संगम काल में, और ये जो संगम कालीन जो चोल रहते हैं ये चोल लगभग 300 ईस्वी के मध्य, यानी 300 ईस्वी के बाद जो है ये चोल लगभग इनका पतन हो जाता है। फिर जो है 800 से 900 ईस्वी के मध्य जो है विजयालय, इस विजयालय के नेतृत्व में जो है
चोल वंश फिर से जो उनका यानी खोई हुई प्रतिष्ठा को ये कायम करते हैं और चोल वंश की जो है पुनः स्थापना इस विद्यालय के द्वारा की जाती है। इस वजह से इसे इसका संस्थापक माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर वृत्त यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र द्वितीय, यानी राजेंद्र द्वितीय के द्वारा जो है सुगंध वृत्त जो कि करों का हटाने वाला जिसका अर्थ होता है वह राजेंद्र द्वितीय ही सुगंध वृत्त की उपाधि धारण करता है, क्योंकि उसने जो है शासन प्रशासन के दौरान अपने कर का बोझ जो है हटाने का कार्य जनसाधारण के ऊपर से किया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल राज्य का संस्थापक विद्यालय पहले किसका सामंत था? यानी कि ये पूछा जा रहा है कि चोल जो राज्य का संस्थापक विद्यालय था वह स्वतंत्र शासक बनने से पहले वह कहाँ पर शासन कर रहा था और किस रूप में शासन कर रहा था, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पल्लवों के पास, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जो विद्यालय रहते हैं जो चोलों का चोल राज्य का संस्थापक माना जाता है वह स्वतंत्र शासक बनने से पहले जो है सामंत के रूप में पल्लवों के अधीन काम करता है। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में विद्यालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो पूर्व मध्यकाल में विद्यालय ने जो है 846 ईस्वी में जो है आपका चोल राज्य की स्थापना की थी, यानी कि 9वीं शताब्दी के मध्य जो है आपका चोल राज्य की स्थापना विद्यालय के द्वारा की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये अंतिम प्रश्न था इस वीडियो का। अगर मेरे क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।